सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित ठाकुर एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर और स्वागत है आप लोगों का 15 डेज प्लस के डे नंबर 10 के अंदर। और आज हम करने वाले हैं दो नए टॉपिक। तो इसके बाद मेरे हिसाब से वर्बल एबिलिटी सेक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इससे आगे की जो मेरी वीडियोस आएंगी उसमें कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी और भी दूसरी चीज़ें जो हैं वो हम करेंगे। तो यहाँ तक आप वर्बल एबिलिटी को कंप्लीट मान के चलिए और मेक श्योर कि जो भी मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज भेज रहा हूँ वो जरूर करनी है सॉल्व। अगर उसको सॉल्व करोगे तो खुद कॉन्फिडेंस आएगा, सॉल्व नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पहले पूरा सॉल्व करा करो, उसके बाद ही सॉल्यूशंस को देखा करो और फिर अपना एक स्कोर कार्ड बनाया करो कि मैंने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। उसको चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी भेजा करो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि वहां पे हम क्विज करते हैं, साथ में वहां पे ही आपको नोट्स और सारी की सारी चीजें मिलेंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की हमारी जो क्लास है इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो मुझे बताना है वो वर्ब के बारे में बताना है। दैट इज अबाउट वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब हिंदी में तो हम क्रिया को कहते हैं, राइट। अब वर्ब जो होती है बच्चों वो दो तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब। ये दो वर्ब अभी मैं फिलहाल के लिए आपको बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं वर्ब की, बट जो एग्जाम के हिसाब से जरूरी चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मतलब मेन क्रिया, है ना, मुख्य क्रिया। अब आपको अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होगा तो ये होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने बताया था। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब वो होती है विच डजंट हैव इट्स ओन मीनिंग। क्या होती है? विच डजंट हैव इट्स ओन मीनिंग, मतलब वो वर्ब जिसका खुद का मीनिंग नहीं होता उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं बच्चों, इज का मीनिंग क्या होगा, एम का मीनिंग क्या होगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। आप कहोगे सर इज, एम, आर का मीनिंग तो है होता है, तो क्या है का कोई मीनिंग होता है? मैं बोलूं है, समझ में आ रहा है तुम्हें? नहीं आ रहा ना। और ये होती है आपकी मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। इसका खुद का मीनिंग होता है, इट हैज इट्स ओन मीनिंग, इट हैज इट्स ओन मीनिंग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा ईट, तो ईट क्या है? ईट मतलब खाना खाना। ऐसे ही मैंने लिखा प्ले, प्ले क्या है? बोलना। तो इन सबका खुद का मीनिंग है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। कुछ सेंटेंसेस में ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती बल्कि मेन वर्ब ही आती है। वहां पे सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वर्ब डायरेक्टली मेन आ जाती है। जैसे मैं बोलूं आई टीच इंग्लिश, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, लेकिन मैं बोलूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो वहां पे एम हेल्पिंग वर्ब आ रही है, राइट। अब एक चीज और, जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं, ये जो मेन वर्ब होती है, इस मेन वर्ब को हमने दो कैटेगरीज में और डिवाइड करा है। एक होती है आपकी रेगुलर वर्ब, एक होती है आपकी रेगुलर वर्ब और एक होती है आपकी इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। रेगुलर वर्ब बच्चों वो होती है जिसकी फर्स्ट के बाद जो सेकंड और थर्ड फॉर्म ये दोनों होती हैं ये सेम होती हैं, उन्हें रेगुलर वर्ब कहते हैं। और इर्रेगुलर वर्ब बच्चों वो होती है जिसकी फर्स्ट के बाद सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये दोनों फॉर्म जो होती हैं ये सेम नहीं होती हैं, ये अलग अलग होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा प्ले, तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्योंकि मेन वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं, तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है और थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये दोनों के दोनों क्या है? सेम है। तो प्ले हमारा एक रेगुलर वर्ब है, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर रेगुलर वर्ब वो होती है जो रोज यूज होती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और इर्रेगुलर वर्ब में जैसे ईट आ गया, तो ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है और थर्ड फॉर्म ईटन होती है। तो अब ये दोनों के दोनों जो हैं ये आपके इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि एट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईटन ये दोनों अलग अलग है, इनफैक्ट फर्स्ट फॉर्म भी अलग है। तो इसका मतलब समझो, रेगुलर वर्ब जो होगी वो हमेशा सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहती है, बट इर्रेगुलर वर्ब में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम नहीं रहती है। अब बात आती है कि मैं आप लोगों को वर्ब के बारे में क्यों बता रहा हूँ, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब की भी अगर हम बात करें तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप लोगों को लर्न होनी चाहिए, चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट फॉर्म ये होती है, सेकंड थर्ड ये। क्यों? क्योंकि देखो, जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक आता है, मैंने ये इंडिविजुअली तो नहीं कराया है लेकिन ये टॉपिक जो है ये
टेंसेस और बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर और सारी चीजें, इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की जब बात होती है तो वहां ये बात होती है कि सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, हमें वर्ब से जोड़ना है। और जब वर्ब से जोड़ना है तो वर्ब से जोड़ना है मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से सब्जेक्ट को जोड़ना है। क्योंकि देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम यहाँ समझें तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी आती है हमारी, ये टेंस के हिसाब से आती है कि भाई कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। मान लो मुझे पता भी चल गया कि प्रेजेंट टेंस है तो मैंने उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाई। अब ये सब्जेक्ट जो है इसके हिसाब से भी तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे प्रेजेंट में मुझे पता है इज एम आर आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मैंने टेंस में बताया था, ठीक है। लेकिन इज एम आर में से कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज लगेगा नेम ही शीट सिंगुलर के साथ, एम लगेगा आई के साथ, आर लगेगा वी यू दे प्लूरल के साथ। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट मतलब एक रिलेशन यहाँ पे सही होना चाहिए। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। और कई केसेस में जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, इसमें सब्जेक्ट के बाद जब हम वर्ब लगाते हैं तो वही सेम चीज होती है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो मेक श्योर आप लिख लेना कि हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ तुम लोगों को, देख लो। इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में आता है, हेल्पिंग वर्ब में डू, डज, हैज, हैव, और क्या आता है, ठीक है, इज, एम, आर, डू, डज, हैव बीन आता है, वो हो गया। इसके अलावा पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्या आता है, वॉज, वर, डिड और हैड, ये पास्ट टेंस में आता है। तो दैट इज इनफ। अब वॉज वर जो है दो है पेयर में, तो मुझे पता होना चाहिए कि वॉज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा। तो वॉज नेमी शीट सिंगुलर आई आई के साथ लगेगा, वर वी यू दे प्लूरल के साथ, इज नेमी शीट सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर वी यू दे प्लूरल के साथ, डू आई वी यू दे प्लूरल के साथ, डज नेम ही शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब, हैज नेम ही शीट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव आई वी यू दे प्लूरल के साथ। इसको लिख लेना, ठीक है, लिख के नोट्स बना लो प्रॉपर। कुछ बच्चों के लिए बहुत आसान होगा बट कुछ बच्चों के लिए आसान नहीं होता है, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड, ठीक है। अब ये हो गया हमारा वर्ब का टॉपिक। वर्ब के बारे में अगर तुम्हें इतनी बातें बताएं दैट इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको पता करने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम्स के हिसाब, अपने एग्जाम के हिसाब से। अब इसके अंदर एक टॉपिक और है जो मुझे बताना है एंड दैट इज बेसिकली कंजंक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंजंक्शंस के नोट्स भी दिए हैं। पहले मैं कंजंक्शन समझा देता हूँ, देखो होती क्या क्या है, समझो। कंजंक्शन जो है वो किसे कहते हैं, कंजंक्शन एक एडजॉइनिंग वर्ड होता है, ठीक है। आप कहोगे सर ये एडजॉइनिंग वर्ड होता है मतलब किसको ज्वाइन करता है, तो बच्चों ये हर एक चीज को ज्वाइन कर सकता है। ये वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, ये फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकता है, ये सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकता है, किसी भी चीज को ज्वाइन कर सकता है ये कंजंक्शन, ठीक है। वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है मतलब जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम, तो देखो एंड आ रहा है, राम एंड श्याम, तो यहाँ एंड राम एंड श्याम को ज्वाइन कर रहा है, कंजंक्शन है, वर्ड ही तो है दोनों। दूसरा फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, मतलब फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग ना हो, ठीक है। मैंने बोला ईटिंग फूड एंड गोइंग टू वॉश बोथ आर कोरिलेवेंट। तो यहाँ पे मैंने दो फ्रेज जोड़े क्योंकि ईटिंग फूड दो वर्ड एक साथ आ रहे हैं और कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं बनेगा अगर मैं बाकी सब हटा दूं तो फ्रेज है। एंड गोइंग टू वॉशरूम तीन वर्ड एक साथ आ रहे हैं, तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, ये मैंने समझाई थी बात, ठीक है। अब इसके बाद सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका मीनिंगफुल सेंस होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग होम बिकॉज आई नीड टू क्लीन द हाउस, ठीक। तो यहाँ पे भी बिकॉज बीच में मैंने लगा दिया। अब जब ये कंजंक्शंस की हम बात करते हैं तो इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और एक होता है कोरिलेटिंग कंजंक्शन, क्या होता है, कोरिलेटिंग कंजंक्शन। ये तीन तरीके की कंजंक्शंस होती हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होती हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ती हैं। मैं ये लिख लेना, मैं ये शॉर्ट में यहाँ लिखवाता हूँ, मैं बच्चों की तरह तुम्हारे को नहीं लिखवा रहा कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ कंजंक्शन दैट, ये नहीं लिखवा रहा, नीचे नोट्स में हालांकि वो दे रखा है, बट
ये तुम खुद की लैंग्वेज में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मतलब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस जिनका खुद का अपना अपना मीनिंग है, उन दोनों को जोड़ने के काम आती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब यहाँ ये है कि कंजंक्शन के बगैर भी उन दो सेंटेंसेस का आपस में एक मीनिंग निकल के आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगा के। और इसमें फैन बॉयज एक एक्रोनिम है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो इनको लर्न करने के लिए। मैं अभी सिखाऊंगा क्या होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होती है जहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, और एक डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। मतलब अगर हम सबऑर्डिनेटिंग लगाएंगे तो सबऑर्डिनेटिंग जिसके साथ लग रही होगी, अगर मैं इंडिपेंडेंट को हटा दूं तो दूसरे वाले सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं होगा। और कोरिलेटिंग कंजंक्शन जो है उसके अंदर मतलब पेयर पेयर वर्ड्स आते हैं। पेयर वर्ड्स मतलब कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर में होती हैं, दो दो वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑल दो इवन देन आ गया, और इसके अलावा नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया, ठीक है। और इसमें तो मेरे हिसाब से दोनों के दोनों ही डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, क्योंकि एक कंजंक्शन आगे लगती है, एक पार्ट आगे लगता है, एक बीच में लगता है। तो अगर दोनों नहीं हो तो वहां पे दिक्कत रहेगी, डिपेंडेंट क्लॉजेज ही रहेंगे दोनों के दोनों, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सारा का सारा। अ कंजंक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, स्पीच का एक पार्ट है, जस्ट लाइक नाउन वर्ब और प्रोनाउन। बेसिक पर्पस है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ना, है ना। अगला है ये क्या करता है, ये वर्ड्स को या क्लॉजेस को इन सबको जोड़ता है। और फिर लिखा है देखो तीन तरीके के हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, CORR है ये, ठीक है। हाँ, कोरिलेटिंग कंजंक्शंस आगे आ गया, कोरिलेटिव भी कहते हैं इन्हें। और फिर इसके बाद देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फैन बॉयज मैंने एक्रोनिम बताया था जिसमें ये कंजंक्शंस आ जाती हैं, ये लिख लेना कि भाई इसमें ये आती हैं। जैसे फॉर है कि आप रीजन दे रहे हो, जैसे आपने बोला आई ईट एट द कैफे एवरी वीकेंड फॉर दे सर्व द बेस्ट बैंगल्स इन सॉरी बेगल्स इन टाउन, खाने की चीज है। एंड ये दो आइडियाज को ज्वाइन करता है, थिंग्स को, सेंटेंसेस को। आई हैव टू कैट्स एंड वन डॉग। अब देखो ये एक तरीके से फ्रेज को ही तो ज्वाइन कर रहा है ना। और सेंटेंस में भी ये बीच में आ सकता है, आई ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग एंड आई ड्रिंक वाइन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एंड जब भी आता है ना, या कोई भी ये फैन बॉयज में से कोई भी ये फर्स्ट वाला कैटेगरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है, तो इसमें जो दो सेंटेंसेस आ रहे होते हैं या दो भी फ्रेज जो यूज हो रहे होते हैं वो सेम इक्विवेलेंट रैंक के होते हैं, मतलब अलग अलग नहीं होते। जैसे इसमें फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, इसमें भी देखो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट होगा अगर बीच में एंड आ रहा है तो, ठीक है। सेम ऐसे ही ये देखो नॉर आ गया। नॉर मतलब जब आप नेगेटिव स्टेटमेंट शो करते हो, व्हेन यू हैव अ नेगेटिव स्टेटमेंट नॉर एड्स अनदर नेगेटिव ऑल्टरनेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर लगाने के बाद अगले सेंटेंस में हमारे को नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। लिखा है माई मॉम वॉज नॉट हैप्पी नॉर वॉज शी अपसेट, कि ना तो वो हैप्पी थी ना ही वो अपसेट थी। अब नॉट शी वॉज अपसेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें प्रॉब्लम। अब सेम रैंक देखो, यहाँ नॉन एक्शन है, यहाँ पे भी नॉन एक्शन है, बट ये अगला सेंटेंस अलग आ गया, है ना। बट दिस कंजक्शन कनेक्ट्स टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को दिखाता है लेकिन रैंक सेम होती है। जैसे यहाँ पे भी देखो वांट फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और यहाँ एसईएस वाला आ रहा है, मतलब दोनों में सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा है, राइट। इसमें ये रहता है कि अगर यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, अगर बीच में बट आ रहा है तो बट हमको ये क्या शो करता है, ये दिखाता है कि भाई कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया अगले वाले में आएगा, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये प्रेजेंट टेंस ये तो पास्ट टेंस, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या नाम है, कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगला और हो गया, और अथवा के लिए यूज होता है, या तो ये या तो वो, येट मतलब फिर भी, ठीक है। व्हेन यू प्रेजेंट अ स्टेटमेंट येट प्रेजेंट्स एन आइडिया दैट कॉन्ट्रास्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट लॉजिकली, आई डोंट लाइक सोडा येट आई थिंक रूट बियर फ्लोट्स आर डिलीशियस, ठीक है। फिर भी मुझे लगता है कि सो क्या है, रीजन देता है किसी भी चीज के लिए, आई हैव टू वेक अप अर्ली सो आई डोंट स्टे आउट लेट, ठीक है। अब आ गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसमें लिखा है ना डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ता है। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई पूरा सेंटेंस मीनिंग नहीं निकलता है खुद का, ठीक है। जैसे ऑफ माई डैड, अब इसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है ना। और अगर आप एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ देते हो तो आप दो क्लॉजेस को जोड़ सकते हो, जैसे बिकॉज आ गया, ऑल्दो आ गया। ये देखो ये पढ़ लेना आप लोग, मैं पूरा अब ये इसे लंबा नहीं बनाना चाहता वीडियो को बहुत ज्यादा, आप इसे पढ़ के देखना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, मेन ना तुम्हें बस ये पता होना चाहिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन, बस ये पता होना चाहिए। और हिंदी में भी अगर मीनिंग समझ में आएगा ना तो तुम आसानी से एग्जाम के अंदर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है। बिकॉज का इस्तेमाल भी किसके लिए किया जाता है, रीजन देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा भी हुआ है, नहीं वो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, बट बिकॉज का रीजन दे रखा है, नहीं दे रखा है यहाँ पे, बट ये बिकॉज रीजन के लिए होता है। जैसे आई एम टीचिंग बिकॉज आई वांट यू टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है उसको शो करने के लिए बिकॉज का यूज हो सकता है, ठीक है, रीजन के लिए हो सकता है। ऑल्दो जो है उसका मतलब होता है हालांकि, ठीक है, दो का मतलब भी हालांकि होता है, सेम ऑल्दो की तरह यूज होता है। अगला वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि, और वाइल जो है वो ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस को शो करता है, ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस को शो करता है कि भाई आई एम टीचिंग वाइल माई वाइफ इज स्लीपिंग। तो while refers to the moment something is or was happening, the mailman delivered a package while you were at school, कि भाई तुम स्कूल में थे तब मेलमैन ने डिलीवर कर दिया। तो while के बाद वाला सेंटेंस ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस होता है, हालांकि यह नॉन एक्शन है, वो अब नहीं आ रही। इफ का मतलब होता है जब हम कहते हैं अगर, तो ये कंडीशन को शो करता है। और अनटिल जब तक की, ये अनटिल जो होता है ये सेंटेंस को मैंने बताया था नेगेटिव बना देता है। आई कैन स्टे अंटिल 12 टुडे बट देन आई हैव टू गो टू वर्क, कि भाई कब तक, 12 बजे तक, अंटिल तक। वेदर, आई डोंट नो वेदर द क्लास हैज बीन कैंसल्ड। तो वेदर इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, काइंड ऑफ क्वेश्चन। वेदर के बाद ये पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है, बट ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वेदर ने क्या करा, सेंटेंस को क्वेश्चन सेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करा था ना कि इफ और वेदर लगता है, फिर आगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर आ जाता है जब हम इंटेरोगेटिव से चेंज कर रहे होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो वेदर क्या करता है, पॉजिटिव सेंस के अंदर भी, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव रखता है। आफ्टर, व्हाट हैपेंस इन द पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग समथिंग एल्स, कि भाई उसके बाद क्या हुआ। आई वेंट टू चर्च आफ्टर माई हेयर अपॉइंटमेंट, बहुत आसान है। बिफोर, पहले, ये बिकॉज तो हो ही गया। सिंस, सिंस का मतलब भी क्योंकि होता है, बिकॉज के लिए यूज होता है ये, ठीक है। कि भाई शी हैज बीन वियरिंग मेकअप सिंस शी वाज 16 ईयर्स ओल्ड। सिंस का यूज मैंने आपको ये भी बताया था, प्रीपोजिशन के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, लेकिन सिंस का यूज कंजंक्शन में भी होता है, ये ध्यान रखना। व्हेन का मतलब जब, ये टाइम को रेफर करता है। वेयर का मतलब कहाँ, ठीक है, लेकिन वेयर को जहां भी कहते हैं, ये प्लेस को रेफर करता है। आई एम इनवाइटिंग यू एट द प्लेस वेयर द लास्ट बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड। तो जहां हुआ था, तो वेयर प्लेस को दिखा रहा है। हाउ मतलब कैसे। देन कंपैरिजन के लिए यूज हो जाता है जब हम दो चीजों का कंपैरिजन आपस में कर रहे होते हैं, राइट। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन मैंने बताया जो पेयर में होते हैं आपके, जैसे वेदर और हो गया, ठीक है, और फिर आइदर और हो गया, फिर नीदर नॉर हो गया, ना तो ये ना तो वो, या तो ये या तो वो। बोथ एंड मतलब दोनों, जैसे आई लव बोथ राम एंड श्याम, दे बोथ आर हार्ड वर्किंग। तो यहाँ बोथ एंड में एंड जो है वो दो वर्ड्स के बीच में लगता है, जैसे आई लव बोथ राम एंड श्याम, ठीक। तो टू रिलेटेड थिंग्स की जब बात होती है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब ना सिर्फ बल्कि, ना सिर्फ मैंने ये किया बल्कि मैंने ये भी करा। और इफ देन मतलब अगर मैं ये करता हूं देन ये हो जाएगा। तो ये कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंसेस जो है उसके अंदर यूज होता है, मैंने बताया था। तो ये नोट्स जो है इनको अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हारे को पढ़ के सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और जितना मैंने बताया है ना कि भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इतना काफी है। अपने दिमाग पे ना फालतू का लोड मत दो। जितना तुम लोड दे रहे हो ना डीपर लेवल पे हर एक टॉपिक को समझने का, उससे ज्यादा लोड वोकैबुलरी को प्रैक्टिस करो, कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट वाले जो टॉपिक्स होंगे उसमें तुमने कॉन्सेप्ट जब समझ लिया बेसिक, क्योंकि देखो सिर्फ कंजंक्शन पे क्वेश्चन नहीं आने वाला। बात ये है कि तुम्हारा अगर एरर स्पॉटिंग आएगा तो वो किसी में से भी आ सकता है ना। तो तुम डेडिकेटेड नहीं बोल सकते कि भाई इस टॉपिक को मैं इतना पढ़ लूंगा तो मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, राइट। ये सेम चीज वोकैबुलरी के अंदर भी है। लेकिन अगर तुम वोकैबुलरी को प्रैक्टिस करते हो, कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करते हो, ओवरऑल क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ध्यान देते हो, तो तुम्हारी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी आ जाएगी। क्योंकि तुम टॉपिक करते रहो करते रहो करते रहो, कितना करोगे, वो तो कभी खत्म होगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात। तो मेक श्योर बच्चों जितना ज्यादा हो सकता है ना आप अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो। प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों की रैंक लेके आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसकी एक्सरसाइज भी मैं आप लोगों को ऑफर कर दूंगा, और ये नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, सारा आप पढ़ सकते हो। बाकी डे 10 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, और हमने वर्बल एबिलिटी सेक्शन जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। वर्बल एबिलिटी के अंदर और मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं है। साथ में मैंने रीअरेंजमेंट वाला जो था वो भी समझा दिया था, पैरा जंबल भी कहते हैं हम उसे, ठीक है।
तो वो मैंने आपको समझा दिया था। अब वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर ज्यादातर चीजें बची हुई हैं, तो वो मुझे बतानी है। अब देखो वोकैबुलरी सेक्शन में भी ऐसा नहीं है कि मैं सारी सारी वोकैबुलरी लिखवा दूंगा और आपको बोलूं कि भाई इसी में से आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ईडियम एंड फ्रेजेस हो गया, या सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, या फ्रेजल वर्ब्स हो गया, जितनी भी चीजें हैं इन सब के अंदर कुछ नहीं पता कहाँ से आएगा। तो आपको क्या करना होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा करना होता है। तो जितनी भी क्विज ऑर्गेनाइज की जा रही है मेरे यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम पे, उसमें पार्टिसिपेट करो। और एक और चीज बताता हूँ। एक अच्छा तरीका ये है कि ऊपर वाला जो वर्ड होता है जो पूछा जाता है, उसके नीचे 4 ऑप्शन में से एक आपका करेक्ट आंसर होता है, वो तो ठीक है। लेकिन बाकी 3 जो है उन पे कोई ध्यान नहीं देता। आप उन तीनों के भी मीनिंग पे ध्यान दिया करो, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पे मैं एक्सप्लेनेशन में वो बाकी मीनिंग्स भी डालता हूँ। तो आप उन वर्ड्स को लिखा करो जो आपको आते हैं, वो मत लिखो। जो उन वर्ड्स को खाली लिखा करो जो आपको नहीं आते हैं, और वोकैबुलरी के एक सेपरेट नोट्स बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगातार मेहनत करोगे ना, तो डोंट वरी, आप लोगों का रैंक बहुत अच्छा जरूर आएगा और आप लोगों का स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना। बाकी दोस्तों मिलेंगे अपने एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।